नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गुण सागर में आपका स्वागत है। तो चलिए बात करते हैं आज के द हिंदू एक्सप्रेस का एनालिसिस। ओके, देखते हैं आज के आर्टिकल से एग्जाम पर्सपेक्टिव में क्या इंपॉर्टेंट आ सकते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। इंडिया इंक्स 350 यूरोस मिलियन डील विद द यूके टू बाय मिसाइल। देखिए, इंडिया पहले किससे मिसाइल खरीदता था? इजराइल हो गया, रशिया हो गया, यूएसए हो गया, इनसे मिसाइल खरीदता था। अभी यूके से मिसाइल खरीदने का प्लानिंग चल रहा है। ओके, वो भी 350 मिलियन, समथिंग अराउंड 3700 करोड़ इंडियन डॉलर में। कितना? 3700 करोड़ इंडियन डॉलर में। तो देखते हैं इसका क्या क्या है और कौन कौन से डील साइन किए हुए हैं वो देखेंगे। सेकेंड, टस्क एंड टेंशन। इसमें हम बात करेंगे कि केरला ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स लाए हैं। ओके, ये बात करेंगे। उसके बाद स्टॉप द ब्लास्ट, ये इसके ऊपर बात करेंगे। व्हाट आर द वेरियस इलेक्टोरल फॉर्म्स। अभी देखिए, बिहार में SIR हुआ है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। उसमें कौन कौन से फॉर्म्स आए हैं, जो इलेक्टर्स हैं उनको कैसे रिमूव किया गया है, कौन से नए इलेक्टर्स को ऐड किया गया है, इसके बारे में जानेंगे। ओके, द क्यूरियस हिस्ट्री ऑफ हाउ क्वांटम मैकेनिक्स केम टू बी सीन इलेक्ट्रिकल सर्किट, थोड़ा इसके बारे में जानेंगे कि जैसे नोबेल प्राइज इन फिजिक्स मिला क्वांटम टनलिंग के लिए, तो उसका और थोड़ा जानेंगे। और कुछ मैंने पॉइंटर्स बनाए हुए हैं कि एग्जाम्स में क्या क्या मेंस में लिखा जा सकता है, क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल उठा के प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, ये हुआ। आर्मी इंडेक्स सक्षम टू न्यूट्रलाइज एरियल थ्रेट। इसमें ड्रोन्स को कैसे काबू किया जा सकता है, अगर कोई ड्रोन से अटैक कर रहा है उसको कैसे काबू किया जा सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। ओके, जुडिशियल ऑफिसर, ये ऑफिसर है, ठीक है। जुडिशियल ऑफिसर्स विद 7 years एक्सपीरियंस इन बार कैन बिकम डिस्ट्रिक्ट जज। ये अपना पॉलिटी पर्सपेक्टिव से हो गया। पॉलिटी में इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, सबऑर्डिनेट जज के लिए क्वेश्चन बन सकता है, डिस्ट्रिक्ट जज के लिए क्वेश्चन बन सकता है, जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। रेट्रोस्पेक्टिव एज लिमिट्स अंडर सरोगेसी। देखिए, सरोगेसी जो एक्ट है ना, ये मेंस पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है, क्योंकि मेंस में क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर से। ठीक है, तो इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। पेज 16 में है ये पेज 14 में। इंडिया टू लॉन्च रेड लिस्ट, जिससे IUCN का रेड लिस्ट होता है ना, IUCN का, वैसे इंडिया का भी रेड लिस्ट होने जा रहा है, वो देखेंगे। ओके, लास्लो क्रास्जेनहोरकाई विंस नोबेल प्राइज। कितना भयानक नाम है यार, पढ़ने को भी नहीं हो रहा है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंस है, और मैंने पॉइंटर्स भी दिए हुए हैं तो उसके ऊपर बात करेंगे। इंडिया इंक्स 350 मिलियन डील विथ यूके टू बाय मिसाइल। जैसे मैंने आपको बोला, पहले इंडिया किससे मिसाइल खरीदता था? इजराइल से। ठीक है, कौन सा मिसाइल? बाराक मिसाइल। ठीक है, बाराक मिसाइल। ओके, उसके बाद USA से खरीदता है, जे हो गया, J-17, J-19। ओके, उसके बाद किससे खरीदता था? रशिया से खरीदता था। रशिया में कौन सा? रशिया से ब्रह्मोस। हालांकि ब्रह्मोस जो है ना, ब्रह्मोस का कॉन्सेप्ट अलग है, रशिया से खरीद नहीं रहा है। रशिया से हमने मिसाइल खरीदा है S-400, ये हमने मिसाइल काउंटर करने के लिए खरीदा। ठीक है, आप इसमें प्रोजेक्ट पढ़ सकते हो कि S-400 से रिलेटेड क्या प्रोजेक्ट है इंडिया में। इंडिया का खुद का आयरन डोम, और उस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट कुश। इसमें क्या है पता है? जैसे आयरन डोम इजराइल का है ना, इजराइल का आयरन डोम, वैसा ही सेम टू सेम अपने इंडिया का आयरन डोम होगा। ओके, और उसमें S-400 का यूज होगा। ओके, तो ये हमने रशिया से खरीदा है। ब्रह्मोस को इंडिया और रशिया ने मिलकर बनाया। इसके लिए क्या है? ब्रह्मपुत्रा और मॉस्को, ये दो रिवर्स के नाम है, उसके बेसिस पे बनाया गया है ब्रह्मोस। ठीक है, ये क्रूज मिसाइल है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। अब क्रूज मिसाइल क्या होता है? क्रूज मिसाइल
ये आपको डेफिनेटली पता होगा, मैं बस ऐसे ही दे रहा हूँ। बैलिस्टिक मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, ओके ठीक है। बैलिस्टिक मिसाइल डायरेक्ट ऐसे अटैक करता है, क्रूज मिसाइल ऐसे 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 टारगेट को हिट करता है। ये आपको ऑलरेडी पता है, बस मैं रिमाइंड करा ताकि कंफ्यूज ना हो जाए बैलिस्टिक और क्रूज में, क्योंकि यूपीएससी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। यूपीएससी 2023 में इनको घुमा के क्वेश्चन पूछा गया। बैलिस्टिक मिसाइल के लिए दिया था और क्रूज मिसाइल के लिए एक बार ऑप्शन दे दिया था। ओके, तो ये हो गया। अब ये देखते हैं इस आर्टिकल में क्या इंपॉर्टेंट है। एज मैंने 64 इंडियन कमिट टू इन्वेस्ट 1.3 बिलियन इन यूके। अभी इंडिया जो कितने 64 इंडियन फर्म्स यूके में इन्वेस्ट करेंगे, मतलब देख लो यूके को इंडियन इन्वेस्टर्स की जरूरत है। कभी वो हमसे यहाँ से सोना चांदी क्या क्या कोहिनूर लेके गए, अब इंडियन इन्वेस्टर्स मांग रहे कि हमारे यहाँ इन्वेस्ट करो। ठीक है, मैं यूके को डिग्रेड नहीं कर रहा, डाउनग्रेड नहीं करवा रहा हूँ, बट अब ऐसा सिचुएशन आ गया कि इंडिया एक सुपर पावर, ग्लोबल पावर की तरफ मूव कर रहा है। ओके, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये हो गया। और कौन सा मिसाइल खरीदने वाले हैं अपना यूके से? LLM माल्ट्रेस है इसका नाम, वो हम इससे खरीद रहे हैं। मल्टी रोल मिसाइल सिस्टम, बेलफास्ट में बनाया हुआ ये। और ये कैसा दिखता है? ये ऐसा दिखता है। ये हम यूके से खरीदने वाले हैं। ठीक है, इन द कमिंग ईयर्स ये हम यूके से खरीदने वाले हैं। और दूसरा डील क्या साइन हुआ? दूसरा डील साइन हुआ 250 मिलियन का ये नेवल शिप, मतलब इलेक्ट्रिक नेवल शिप पे यूके और इंडिया दोनों काम करेंगे। ओके, मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंटर्स लिखे। मिसाइल परचेस 350 मिलियन, ये हो गया। इंडिया विल परचेस एडवांस मिसाइल सिस्टम फ्रॉम यूके। ब्रिटिश डिफेंस मेजर MBDA, ब्रिटिश ये है। लाइकली सप्लायर, सप्लाई कौन कर रहा है? ब्रिटिश डिफेंस मेजर MBDA यूके, विच ऑलरेडी कोलैबोरेट्स विद द इंडियाज DRDO एंड हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड इनके साथ कोलैबोरेट किया। ठीक है। टाइप्स ऑफ मिसाइल, द डील लाइकली इन्वॉल्व शॉर्ट टू मीडियम रेंज, शॉर्ट टू मीडियम रेंज मिसाइल्स। ओके, नेक्स्ट दूसरा जो डील साइन हुआ, पहला क्या हुआ? पहला मिसाइल्स के लिए डील साइन हुआ इंडिया यूके में। ओके, अब दूसरा डील साइन हुआ कि इलेक्ट्रिक इंजन कोलैबोरेट करके हम बनाएंगे। ओके, क्योंकि देखिए यूके को अब इंडिया की ज़रूरत है। इंडिया की ज़रूरत दुनिया में भी सबको है। अगर इंडिया अभी नहीं तो दुनिया में कुछ नहीं। ये अभी चल रहा है, फिलहाल तो चल रहा है 250 मिलियन। इसलिए आप देख रहे हो ट्रंप और मोदी साहब अब मिलने वाले हैं। ट्रंप अभी बोलेगा, क्या बोलेगा? ठीक है, सॉरी हम टैरिफ हटा देते हैं। मे बी चांसेस यही लग रहे हैं, चांसेस यही लग रहे हैं। ठीक है, 250 मिलियन कितना? 2700 करोड़। इतने का हम नेवल शिप्स में, जो कि इलेक्ट्रिक नेवल शिप है, वो बनाने में काम करेंगे। जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम फॉर नेवल शिप। ठीक है, अपने इंडिया में भी बहुत से प्रोजेक्ट चलते हैं नेवल शिप्स के लिए। INS अरिहंत, INS विक्रांत और भी जो भी डिस्ट्रॉयर्स है, फ्रिगेट्स है, कॉर्वेट्स है। ठीक है, इनको बनाने के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट्स चलते हैं। और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं? हो गया P-15, P-15A, P-15B। ठीक है, अब P-15A क्या है? दिल्ली क्लास है। P-15A देखिए यहाँ पर P-15A ये है दिल्ली क्लास, दिल्ली क्लास। ओके, यहाँ पे हम डिस्ट्रॉयर्स बनाएंगे। उसमें कौन कौन से रहेंगे? वो INS दिल्ली, INS दिल्ली, INS मुंबई, INS मुंबई और INS मैसूर, INS मैसूर। ये हो गया 3। अब प्रोजेक्ट 15A में क्या आएगा? प्रोजेक्ट 15A इसमें आएगा कोलकाता क्लास, कोलकाता क्लास। अब कोलकाता क्लास में क्या क्या रहेगा? कोलकाता क्लास में INS कोलकाता है, INS कोलकाता। ओके, INS कोची, INS कोची। ठीक है, ये दो है। नेक्स्ट है P-15B, ये है अपना विशाखापट्टनम क्लास। विशाखापट्टनम क्लास में टोटल 6 है। ठीक है, 6 मिसाइल से। कौन सा? ये कौन सा है? विशाखापट्टनम क्लास। ओके, INS विशाखापट्टनम, ओके, INS सूरत, INS इम्फाल, ये सब है। और सॉरी नॉट 6, 4 ही है इसमें। INS विशाखापट्टनम, INS सूरत,
आईएनएस इम्फाल, और आईएनएस और एक और है आईएनएस सूरत, आईएनएस इम्फाल, आईएनएस विशाखापट्टनम और आईएनएस मुर्मुगांव है, हाँ वो है शायद से। ओके ये तो है अपना कि हम इसमें काम करने वाला। गोल टू मॉडर्नाइज इंडियाज नेवल विद द क्लीनर, क्विटर, मोर एफिशिएंट इलेक्ट्रिक इंजिन्स, सबमरीन्स एंड फ्यूचर डिस्ट्रॉयर्स। मैं भी डिस्ट्रॉयर्स की बात कर रहा था। सबसे बड़ा कौन होता है? कैरियर होता है, एयरक्राफ्ट कैरियर। अभी कितने हैं अपने पास? 2 एयरक्राफ्ट कैरियर। कौन कौन सा? आईएनएस विक्रमादित्य, आईएनएस विक्रांत, 2 हो गए। तीसरा बनने वाला है आईएनएस विशाल, जो कि आईएनएस विक्रांत से 3 टाइम्स बड़ा होगा। आईएनएस विक्रांत से 3 टाइम्स बड़ा होगा। कौन सा? आईएनएस विशाल, आईएनएस विशाल। ओके सो नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए इस वाले आर्टिकल में ये लग रहा है पाकिस्तान जैसा नहीं लग रहा है, फेस टू फेस पाकिस्तान। टस्क एंड टेंशन। अभी इसका बैकग्राउंड समझिए। अभी रिसेंटली केरला ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में अमेंडमेंट किया है। क्या अमेंडमेंट किया है? अमेंडमेंट ये किया है कि अब स्टेट के पास भी पावर रहेगा कि हम भी वर्मिन एनिमल्स डेजिग्नेट कर सकते हैं। क्यों? वो बोले, सेंटर को बोल रहे हैं कि मैंने आपको कितनी बार बोला है कि ये सुअर को, मतलब जो वाइल्ड बोर होते हैं, वाइल्ड बोर को आप वर्मिंग कैटेगरी में लाओ। क्यों? क्योंकि केरला में बहुत प्रॉब्लम हो रहे हैं, ह्यूमन वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट बहुत हो रहे हैं। ये हमारे खेतों में आके पूरा जो भी रहता है क्रॉप्स वगैरह वो पूरा डैमेज कर देता है। हम इसको मार नहीं सकते क्योंकि आपने इसको शेड्यूल में डाल रखा है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 2 में डाल रखा है आपने, तो हम इसको मार नहीं सकते। इसको जल्दी से वर्मिन डिक्लेयर करो, ठीक है, इसको जल्दी से वर्मिन डिक्लेयर करो। स्टेट सेंटर बोल रहा है रुको 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 जरा रुको। फिर केरला ने बोला मैं रुकता रहूंगा, मैं खुद लॉ लाता हूँ, ठीक है। अब क्या है इसमें कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, थोड़ा इसमें आगे और डिस्कस करें कॉन्करेंट लिस्ट में आने से क्या फायदे हैं, ठीक है। ये है इसका बैकग्राउंड समझ गए। अब चलिए, केरला अमेंडमेंट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972। केरला इज फेसिंग इंक्रीजिंग ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट स्पेशली इन्वॉकिंग वाइल्ड बोर, जंगली सुअर, ओके, डैमेज क्रॉप्स एंड अटैक ह्यूमंस। कभी वो ह्यूमंस के बैठे, क्योंकि देखिए इनका दांत रहता है, इनका यहाँ पे दांत रहता है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा डेंजरस हो जाते हैं, ओके। द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 गिव्स यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सक्लूसिव पावर। देखिए जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है ना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसमें सेक्शन 62 आता है। ये सेंटर को एक्सक्लूसिव पावर देता है कि आप किसी भी एनिमल को वर्मिन डिक्लेयर कर सकते हो। क्या? एक्सक्लूसिव पावर लिखा होगा, एक्सक्लूसिव पावर मतलब सिर्फ और सिर्फ आप ही ये डिसाइड कर सकते हो, ओके। अलाउइंग इट्स किलिंग फॉर स्पेसिफिक एरिया, और स्टेट को नहीं बोल रहे थे क्योंकि स्टेट कभी कभी अपने खुद के फायदे के लिए किसी को भी वर्मिन डिक्लेयर कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे ज़्यादा हो गया, अगर किसी स्टेट में ये वाला एनिमल ज़्यादा है लेकिन और स्टेट में है ही नहीं, तो बोलेगा इसको वर्मिन डिक्लेयर करो, इसको मारो। अरे मारना क्यों है, इसको ट्रांसफ़र कर दो स्टेट में जहाँ पे नहीं है, अगर इकोलॉजी के लिए वो इम्पॉर्टेंट है तो यही बताया गया। सेंटर अंडर सेक्शन डिक्लेयर एनी एनिमल एज वर्मिन अलाउइंग इट्स किलिंग फॉर अ स्पेसिफिक एरिया एंड पीरियड। मतलब अगर वर्मिन डिक्लेयर हो गया मतलब उसको मार सकते हो, ठीक है। मतलब अब इस सुअर को सुअर की मौत मारा जा सकता है, ठीक है। एनिमल गवर्नमेंट मैं पाकिस्तान को कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है, इसलिए द केरला गवर्नमेंट फ्रस्ट्रेटेड बाय इनएक्शन from the center introduce wildlife protection amendment bill to give itself that power, खुद को पावर देने के लिए, ओके। अब यहाँ पे कुछ ये है लॉ है, स्टेट पावर टू डिक्लेयर वर्मिन। द बिल एम्पावर केरला गवर्नमेंट, जो बिल अभी आया है वो क्या करेगा, केरला गवर्नमेंट को पावर देगा कि आप जंगली सुअर को वर्मिन डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है। कैन बी ट्रीटेड वर्मिन। चीफ वाइल्ड लाइफ ऑर्डर अथॉरिटी कैन ऑर्डर किलिंग, कैप्चर एंड रिलोकेशन ऑफ वाइल्ड बोर, और भी अलग कोई एनिमल रहेगा उसको डेजिग्नेट करेगा तो उनको पावर दे सकते हैं, ओके। ऑब्जेक्टिव रिड्यूस क्रॉप लॉस, इंजुरीज, डेथ कॉज्ड बाय वाइल्ड एनिमल मेनली वाइल्ड बोर एंड बॉनेट मकाक्स, ओके। आपने लायन टेल मकाक सुना होगा, मकाक वही जो एक तरह के बंदर रहते हैं, ठीक है, बॉनेट मकाक्स, ओके। एक इमेज देख लेते हैं बॉनेट मकाक्स का। ये है बॉनेट मकाक, बंदर है,
ठीक है, इनको भी वर्मिन डिक्लेयर करना चाह रहे हो, ठीक है। बॉनेट मकाक एंड वाइल्ड बोर। वाइल्ड बोर का मैंने इमेज आपको दिखा दिया था, या फिर अगर नहीं समझ आया तो पाकिस्तान का मैप देख लो, ठीक है। अर्जेंट सेंट्रल लॉ, सॉरी यहाँ पे करंट आएगा, करंट सेंट्रल लॉ बिफोर अमेंडमेंट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1662 गिव सेंट्रल गवर्नमेंट पावर, जैसे मैंने बोला सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्सक्लूसिव पावर देता है, ठीक है। वंस डिक्लेयर्ड वर्मिन, एक बार वर्मिन डिक्लेयर हो गया, उसको कहीं पे भी मार सकते हो अगर वो खतरा साबित हुआ तो, ठीक है। एनिमल लॉस लीगल प्रोटेक्शन, मतलब वो प्रोटेक्शन जो शेड्यूल 2 ये शेड्यूल 1 में रहेगा। देखिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में 4 शेड्यूल है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में 4 शेड्यूल है, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4। इसमें क्या है, हाईली क्रिटिकल एनिमल्स, वो एनिमल्स जिनको मारना ही नहीं, अगर उनको मारा तो जेल हो जाएगा बहुत। ब्लैक बक, सलमान खान ने मारा था, केसेस चल रहे हैं ना, ब्लैक बक आ गया। ब्लैक बक इसमें कि इसमें है, ब्लैक बक आई गेस शेड्यूल 2 में है, वरना अब तक तो जेल हो जाना चाहिए था, अभी तक जेल हुआ नहीं, मतलब शेड्यूल 2 में है, ठीक है। लेकिन इसमें टाइगर जरूर है, टाइगर, टाइगर हो गया, लायन हो गया, ये सब शेड्यूल 1 में है। मतलब हाईली सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी उनको दिया गया, जितना सिक्योरिटी आपको और हमको नहीं है ना, उतना टाइगर को सिक्योरिटी है शेड्यूल 1 में। शेड्यूल 2 में ब्लैक बक आता है, हाँ ब्लैक बक शेड्यूल 2 में आता है। शेड्यूल 3 में कुछ ऐसे प्लांट्स आते हैं। शेड्यूल 3 में क्या आता है, प्लांट्स आते हैं जिनका प्रोडक्शन करना है, ठीक है। शेड्यूल 4 में साइट्स में आते हैं, ठीक है, जितने भी साइट्स के अंदर प्रोडक्शन के लिए शेड्यूल 4 में उनको रखा गया है, ओके। सो जस्ट अ सेकेंड, हाँ कैमरा ठीक है ना, हाँ ठीक है, तो नो प्रॉब्लम। अब देखिए वो, तो नील गाय को रखा गया है यूपी बिहार के लिए, किसमें, वर्मिन कैटेगरी में, मतलब उसको मारा जा सकता है नील गाय को, ओके। वाइल्ड बोर को उत्तराखंड में रखा गया, लेकिन केरला में नहीं रखा गया वर्मिन, क्योंकि किसी भी एरिया के लिए सेंटर बोल सकता है कि एक काम करो, झारखंड में इसको, इस एनिमल को वर्मिन डिक्लेयर करो, बाकी एरिया में उसको मारना इलीगल है, लेकिन झारखंड में मार सकते हो। इसी प्रकार से ये रखा गया। प्रॉब्लम्स, केरला मेड मल्टीपल रिक्वेस्ट, केरला ने सेंटर को बोला मालिक आप कर दो इसको वर्मिन, हमें तकलीफ हो रही है। मालिक बोला रुको करता हूँ, समझे। नेक्स्ट, वायलेशन ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर, कैसे, ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है ना। कॉन्करेंट में क्या रहता है कि अगर सेंटर और स्टेट दोनों ने लॉ बनाया तो सेंटर का लॉ जो है प्रिवेल करेगा, मतलब सेंटर का लॉ पावरफुल रहेगा, ये सेंटर का लॉ है ये पावरफुल रहेगा, स्टेट का लॉ कमजोर रहेगा। मैं दोनों ने लॉ बनाया तो सेंटर का लॉ को ज़्यादा मान्यता है, ठीक है। लेकिन अगर स्टेट ने प्रेसिडेंट के पास जाके एसेंट ले लिया कि प्रेसिडेंट साहब हमें एसेंट दे दो कि हमारा लॉ पावरफुल ज़्यादा रहे, तो स्टेट का लॉ थोड़ा ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये क्या वायलेशन है, फेडरल स्ट्रक्चर का, यही बता रहा है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कॉन्करेंट लिस्ट, एनी स्टेट लॉ कॉन्फ्लिक्टिंग विद द सेंट्रल एक्ट मस्ट गेट प्रेसिडेंशियल एसेंट, प्रेसिडेंट का एसेंट मिलेगा तो ही वो एक्ट काम करेगा, ओके। नेक्स्ट, रिस्क ओवररीच, स्टेट में मिसयूज, मैंने बोला था ना स्टेट मिसयूज कर सकता है। स्टेट बोलेगा यार ये जानवर मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा है, अरे अगर ज़्यादा है तो उसको लोकेट कर दो जहाँ पे कम है कि नहीं, ये सोल्यूशन हो सकता है। लेकिन बोलेगा उसमें तो पैसे खर्चे, काम कर मार दो इनको। किलिंग ऑफ एनिमल्स, ओके, फॉर पॉलिटिकल एंड पॉपुलिस्ट रीजन, ठीक है। वरना कल तो सलमान खान बोलेगा यार मुझे शिकार करने का मन कर रहा है, एक काम करो इसको वर्मिन डिक्लेयर करवाओ बोल के इसका शिकार पे निकलेंगे, ठीक है। तो ऐसे हो सकता है। थ्रेट टू कंजर्वेशन गोल कुड वीकन इंडियाज बायोडाइवर्सिटी सेफगार्ड इंटरनेशनल कमिटमेंट लाइक कन्वेंशन बायोलॉजिकल, क्योंकि अगर हर एक एनिमल्स को वर्मिन डिक्लेयर करते रहेंगे हर एक एरिया के लिए तो उनकी जनसंख्या डेफिनेटली कम हो जाएगी, समझे। ओपेसिटी, लैक ऑफ क्राइटेरिया, नो क्लियर साइंटिफिक इकोलॉजिकल क्राइटेरिया फॉर डिक्लेयरिंग वर्मिन। जो वाइल्ड बोर है ये सिर्फ केरला में तबाही मचा रहा है, बाकी एरिया से इससे कंप्लेन नहीं आ रहे हैं, समझे। तो ये लैक ऑफ क्राइटेरिया मतलब सबूत क्या है, क्राइटेरिया क्या है, ये सब के लिए ये होता है। नॉर्मलाइजिंग किलिंग मे टेक लीथल कंट्रोल किलिंग द फर्स्ट सोल्यूशन रादर देन प्रमोटिंग को एग्जिस्टेंस और रिलोकेशन। जैसे मैंने बोला कोई भी गवर्नमेंट बोलेगा, कोई भी सरकार, चीफ मिनिस्टर वगैरह बोलेंगे यार ये जानवर बहुत परेशान है मार दो इसको, लेकिन उसके बाद अच्छा सोल्यूशन है रिलोकेट कर दो, जहाँ पे कम है वहाँ पे भेज दो इसको, ओके।
नेक्स्ट, व्हाट आर द वेरियस इलेक्टोरल फॉर्म्स, ये नेक्स्ट आर्टिकल, ओके, कि इंडिया में कौन कौन से इलेक्टोरल फॉर्म्स हैं, ठीक है, ये सारे इलेक्टोरल फॉर्म्स हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले ये चर्चे में क्यों है, इलेक्टोरल फॉर्म्स चर्चे में क्यों है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 324, ओके, आर्टिकल 324 स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम अथॉरिटी टू मेक election, to conduct election for the president, vice president, lok sabha, rajya sabha and state legislative assemblies, okay, ये हुआ आर्टिकल 320। अब इसी ने अपने पावर के यूज करके सेक्शन 21, अब सेक्शन 21 बाद में आएगा, मैं वो बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी बताऊंगा आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो उसने बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करवाया। क्यों करवाया? क्योंकि बिहार में ऐसे इलीगल इमिग्रेंट्स जैसे बांग्लादेश से आए हुए लोग, वहाँ पे वोट मैनिपुलेशन होता है, ये सब के लिए बहुत से लोग, मतलब जो पहले मर चुके लेकिन उनके नाम पे अभी भी वोटिंग हो रहा है, ठीक है, ये सब हो रहा है। तो जो वोट इलीगल वोटर्स हैं उनको हटाने के लिए, नए वोटर्स को ऐड करने के लिए, ये क्या है? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये इसका सार है, समरी, ठीक है। तो देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज कंडक्टेड स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इन बिहार। बिहार में फर्स्ट ऐसा स्टेट है जहां पे SIR हुआ, ओके, एक्सपैंडेड टू ऑल द स्टेट फेस्ड मैनर। अब ये ऑल अलग अलग स्टेट में होंगे, ठीक है। द पर्पस टू अपडेट, वेरीफाई एंड क्लीन द वोटर लिस्ट फॉर इलेक्शन, ओके। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए, बहुत लोग इसको इलीगल बोल रहे हैं कि आप SIR करा रहे हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बायस्ड है, समझे? ये सब बहुत पार्टी बोल रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, क्यों? उनका वोट बैंक जा रहा है ना, उनका वोट बैंक जा रहा है, इसलिए बोलते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया SIR करा रहा है, मतलब वो बायस है, ये लॉ के खिलाफ है, ये बोल रहे हैं ना। तो यहाँ पे दिया हुआ है, सेक्शन 21 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट गवर्न्स प्रिपरेशन रिविजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, सेक्शन 21। अब सेक्शन 21 का क्लॉज देखिए, 2 टाइप्स ऑफ रिवीजन, समरी रिवीजन डन रेगुलरली बिफोर इलेक्शन, हर इलेक्शन के पहले, ठीक है। अब यहाँ पे स्पेशल रिवीजन, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है, कैन बी डन एनी टाइम इफ इसी फील्स इट इज नेसेसरी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अगर फील करेगा कि हाँ ये नेसेसरी है, तो थस SIR इन बिहार इज फुल्ली लीगल एंड ऑथराइज अंडर सेक्शन 21। अब तो कोई पार्टी ने बोलेगा कि इलीगल काम कर रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और राहुल गांधी बोलेगा नहीं वोट चोरी हो रहा है। अरे भाई राहुल गांधी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो तुमसे बहुत पढ़ा लिखा है, तुमसे बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ है, ओके। स्टेप्स इन द SIR प्रोसेस, मैं थोड़ा पॉलिटिकल वाले बोल देता हूँ कभी कभी, क्योंकि नीड रहता है, अच्छे से समझने के लिए नीड रहता है, ज़रूरी रहता है, ठीक है। और प्रोडक्टिव क्रिटिसिज्म इज नेसेसरी ऑफ एनी गवर्नमेंट, ठीक है, प्रोडक्टिव क्रिटिसिज्म इज नेसेसरी। सो स्टेप्स इन द SIR, एन्यूमरेशन फॉर्म सबमिशन, एवरी रजिस्टर्ड वोटर फिल्स दिस, सबको फिल करना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट सबमिशन, प्रूफ सिटीजनशिप एंड आइडेंटिटी, मैंडेटरी फॉर वोटर रजिस्टर्ड आफ्टर 2003, ठीक है। ड्राफ्ट पोल पब्लिकेशन, आप इसको लिख सकते हो, देखिए SIR के ऊपर मेंस में क्वेश्चन आने का चांसेस है, आप ये पूरे पॉइंट्स को कैप्चर कर सकते हो, ठीक है, आप इसको पूरे पॉइंट्स को कैप्चर कर सकते हो और इसका एक पॉइंट बना के लिख सकते हो। फाइनल रोल पब्लिकेशन, अपडेट वेरीफाइड लिस्ट रिलीज, द फाइनल रोल ऑफ बिहार वॉज पब्लिश सितंबर 30, 2025। ये एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ ये पूछेगा कि बिहार फर्स्ट स्टेट बना कि जिसमें SIR हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्म्स के नाम है कि क्या कौन कौन से फॉर्म क्या काम करते हैं। अब ये फॉर्म है, एप्लीकेशन टू बी सबमिटेड बाय न्यू वोटर्स टू बी रजिस्टर्ड एज एन इलेक्टर। मैं जैसे नया वोटर, मैं फॉर्म 6 फिल करूँगा कि मुझे भी ऐसा वोटर रजिस्टर करना है, ये मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स लीगल डॉक्यूमेंट्स, ऐसा नहीं कि मैं बांग्लादेश से आया कि मुझे भी रजिस्टर करूँ, ठीक है। तो लीगल डॉक्यूमेंट्स दिखाना है, ओके। एज पर सेक्शन 19 ऑफ RP एक्ट, क्वालिफाइंग डेट्स फॉर कंप्लीटिंग 18 ईयर्स ऑफ एज 1 जनवरी, क्योंकि 18 साल के ऊपर ही अगर है तो ही वो वोट कर सकता है। ये कब किया गया था? ये किया गया था 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जहां पे 21 से 18 एज किया गया था वोटिंग के लिए, ठीक है। ये हो गया।
अब यहाँ पे फॉर्म 6 से सेम क्राइटेरिया, लेकिन मैं अमेरिका से आया हूँ, मैं NRI हूँ, तो मुझे भी वोटर करना है, ठीक है। मैं रिसेंटली शिफ्ट हुआ हूँ, मैं UK चला गया, जैसे विराट कोहली भी लंदन चला गया, लेकिन फिर भी वो इंडिया में वोट कर सकता है, समझे। हाँ, अगर उसने वहाँ की सिटीजनशिप ले ली तब अलग बात है। फॉर्म 7, ऑब्जेक्शन फॉर प्रपोज इंक्लूजन डिलीशन नेम फॉर एग्जिस्टिंग रोल्स, दिस फॉर्म कैन बी फिल्ड रजिस्टर्ड, ये है। फॉर्म फॉर शिफ्टिंग रेसिडेंस, मतलब बिहार से महाराष्ट्र में शिफ्ट हुए तो वहाँ के लिए फॉर्म 8 यूज़ होगा, ठीक है। दिस फॉर्म कैन बी फिल्ड रजिस्टर्ड इलेक्टर शिफ्टिंग रेसिडेंस करेक्शन ऑफ एंटिटीज, जैसे बिहारी यूपी चला गया, बिहारी महाराष्ट्र चला गया, ठीक है, उनसे। नोटिस पब्लिकेशन ड्राफ्ट इलेक्टोरल बाय ERO, लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन इंक्लूजन नेम्स रिसीव फॉर्म 6, ये सब अलग अलग फॉर्म है। लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑब्जेक्शन इंक्लूजन नेम रिसीव्ड इन द फॉर्म, तो ये सब उतने इंपॉर्टेंट है नहीं, ओके। लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन शिफ्टिंग एड्रेस विद इन द कंस्टिट्यूएंसी रिसीव्ड फॉर्म 8, ये सब फॉर्म जो कलेक्ट किया ना, फिर से फॉर्म भरना पड़ता है, ये थोड़ा क्रिटिकल है। बाकी यहाँ तक ये वाले फॉर्म इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको मैंने सेपरेट करके दे दिया हूँ। तो अब देखिए लीगल प्रोविजन क्या है, SIR हो सकता है कभी भी, ठीक है, सेक्शन 21 के तहत, सेक्शन 21 के तहत हो सकता है, किधर है, सेक्शन 21 के तहत हो सकता है, कभी भी हो सकता है, एनी टाइम, ओके। रूल्स, रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स 1960 के तहत ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। की फॉर्म, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल, फर्स्ट स्टेट बिहार, फर्स्ट टाइम हुआ SIR। पर्पस टू क्लीन अपडेट वोटर लिस्ट, जो भी इलीगल है, बांग्लादेश से आए हुए, रोहिंग्या से, दिल्ली में भी क्राइसिस आया था रोहिंग्यास को लेके, समझे, इलीगल वोटर्स, ठीक है। आधार अलाउड अस ID प्रूफ, फाइनल आउटकम, फाइनल रोड पब्लिश सितंबर, वो बिहार का बता रहे हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंट एंश्योर एक्यूरेसी क्रेडिबिलिटी ऑफ इलेक्शन, ओके। तो वो हो गया टोटल कितने फॉर्म्स है, ठीक है, कितने फॉर्म्स हैं, और SIR क्या था, SIR उसके पीछे क्या क्या लीगल बैकग्राउंड से कॉन्स्टिट्यूशन में और या फिर ये जो अलग सेक्शंस है लॉ है उसमें क्या दिया हुआ है, ये बताया, ओके। द क्यूरियस हिस्ट्री, देखिए जो नेक्स्ट आर्टिकल है, ये अभी जो नोबेल प्राइज मिला है फिजिक्स में क्वांटम टनलिंग के लिए, उसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। मैं स्टार्टिंग में समझा देता हूँ क्या है क्वांटम टनलिंग, ठीक है, मैप के बेसिस पे। फॉर एग्जाम्पल बेसिक फिजिक्स, ये एक माउंटेन है, हालांकि माउंटेन से दिख नहीं रहा है, नहीं यार आप जज करोगे, ये माउंटेन है, ये माउंटेन जैसा लग रहा है, ओके। अब यहाँ पे मुझे एक काम करना है, ये है, आपने मूवी देखा दशरथ मांझी जी का, दशरथ मांझी माउंटेन मैन। अब नॉर्मल सिचुएशन, नॉर्मल फिजिक्स क्या कर सकता है, नॉर्मल फिजिक्स करेगा, एक मिनट, यहाँ पे कुछ भी चीज़ है, नॉर्मल फिजिक्स क्या करेगा, इसको ऊपर से ऐसा जाना पड़ेगा, इसको ऊपर से ऐसे जाना पड़ेगा, फिर इधर से नीचे आना पड़ेगा, ठीक है। इसमें दशरथ मांझी जी को समय लग गया। दशरथ मांझी ऐसा क्वांटम टनलिंग की है, मतलब उन्होंने ज़्यादा सोचा, यहीं बीच से गड्ढा किया, फिर यहीं से निकल गए, ठीक है। ये है क्वांटम टनलिंग, ये है क्वांटम फिजिक्स, ये है नॉर्मल फिजिक्स, ओके। अब दशरथ मांझी जी का एग्जांपल लेके समझो कि अगर पहाड़ पार नहीं कर सकते, पहाड़ को बीच के तोड़ दूंगा, ठीक है। तो इससे आप समझो कि क्वांटम टनलिंग क्या है, कि नॉर्मल फिजिक्स में ये ऊपर से जाएगा, या फिर अगर आप देखो एक बॉल लो, दीवार पे फेंको, वापस आएगा, नॉर्मल फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स में क्या होगा, बॉल लो, दीवार में फेंको, वो इतना छोटा रहता है, इतना छोटा क्वांटम फिजिक्स रहता है। मतलब इसमें बताया गया है कि क्वांटम लेवल पे अगर आप एक बॉल फेंक रहे हो तो दीवार के आर पार हो जाएगा, वो बिना दीवार को तोड़े, इतना मिनिमम हो जाता है। ये इसमें बताया गया, ये क्वांटम टनलिंग किया गया है, ओके। तो यही बताया गया, द क्यूरियस हिस्ट्री ऑफ हाउ क्वांटम मैकेनिक्स केम टू बी सीन इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्वांटम टनलिंग, क्वांटम मैकेनिक्स कैसे आया वो बताया गया। तो कौन कौन जीते नोबेल प्राइज फिजिक्स में, जॉन क्लार्क, माइकल डेवॉर्ट, जॉन मार्टिनेस, डेमोन्स्ट्रेटिंग क्वांटम टनलिंग। क्वांटम टनलिंग की बात की जा रही है, यूजुअली सीन एज सब एटॉमिक पार्टिकल, एटॉमिक पार्टिकल सब एटॉमिक पार्टिकल्स के उसमें सीन किया गया। मैक्रोस्कोपिक, विजिबल, सुपर कंडक्टिव, सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल, जैसे उसमें
फोटोन्स वगैरह आ गए, ठीक है, लेप्टॉन्स, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, लेप्टॉन्स, ठीक है। विजिबल सिस्टम, स्पेसिफिकली सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट, दिस ब्रिजेस माइक्रोस्कोपिक क्वांटम वर्ल्ड विथ मैक्रोस्कोपिक क्लासिकल वर्ल्ड, ओके, शोइंग द क्वांटम इफेक्ट्स कैन बी इंजीनियर्ड कंट्रोल एट लार्ज स्केल, ओके। अब देखिए ये है एटम। एटम कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उसमें भी फोटॉन्स जो रहता है उससे भी छोटा रहता है, फोटॉन्स जिसमें मास है ही नहीं, मास है नहीं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में थोड़ा बहुत रहता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन में नेग्लिजिबल रहता है, ना के बराबर। फोटॉन्स में उससे भी ना के बराबर। न्यूट्रिनोस आपने सुना होगा, न्यूट्रिनोस, फोटॉन, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। क्या? न्यूट्रिनोस, फोटॉन्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये बताते हैं क्वांटम लेवल का। क्वांटम टनलिंग इससे होता है ओरिजिन। क्वांटम मैकेनिक्स एंड माइक्रोस्कोपिक मिस्ट्री। क्वांटम मैकेनिक्स डिस्क्राइब टाइनी पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स, फोटॉन्स, इनको है दैट बिहेव इन द स्ट्रेंज वे, दे कैन टनल, सुपरपोज एंड एंटैंगल। मतलब यहाँ गैप होके यहाँ पे, ये एक बैरियर है, यहाँ फेंका, यहाँ पे डायरेक्ट गैप होके यहाँ पे निकलेंगे, ठीक है। ऐसा क्रॉस करके नहीं, डायरेक्ट यहाँ से, ठीक है। इसमें एक बताया गया है जोसेफ्सन सर्किट बताया गया है, जोसेफ्सन बैरियर जिसको बताया गया, जिसे तुरंत टनल से घुस सकता है, ठीक है, ये बताया गया। आपने मूवी देखा है जिसे परेश रावल था, वो 10th सेंचुरी बीसी में चला जाता है, 10th सेंचुरी बीसी में चला जाता है वो टनलिंग के थ्रू, ठीक है। तो ये हो सकता है या नहीं हो सकता, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट वो होता है, वो वाला है। क्लासिकल फिजिक्स गवर्न्स अ लार्ज ऑब्जेक्ट वी सी अराउंड अस। द क्वेश्चन साइंटिस्ट लॉन्ग आस्क्ड, कैन लार्ज विजिबल सिस्टम, बॉल, फुटबॉल लो या फिर कोई भी क्रिकेट का बॉल ले लो, ठीक है, ऑल्सो बिहेव क्वांटम मैकेनिकली, कैन, क्या बॉल अगर मैं फेंकूं दीवार के आर पार हो जाएगा बिना दीवार को तोड़े? द लॉरेट्स जिनको नोबेल प्राइज मिला है बोले आंसर यस। एक्सपेरिमेंटली कंफर्मिंग माइक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग, ओके। अब यहाँ पे थोड़ा और डिस्क्रिप्शन, ये है फाउंडेशन, ब्रायन जोसेफ्सन, ये देखिए सुपर कंडक्टर, ये है इंसुलेटर, यहीं से टनलिंग होगा, इसमें बताया गया है। जोसेफ ब्रायन जोसेफ्सन 22 ईयर ओल्ड प्रेडिक्टेड कूपर्स पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन सुपर कंडक्टर। ये जोसेफ्सन कब किया था? 1962 में किया था, ठीक है। अ टनल थ्रू एन इंसुलेटर बिटवीन टू सुपर कंडक्टर, द सेटअप कॉल्ड जोसेफ्सन जंक्शन। इसको जो इंसुलेटर है इसको जोसेफ्सन जंक्शन बोला गया, जोसेफ्सन जंक्शन। तो यूपीएससी पूछ सकता है कि व्हाट इज जोसेफ्सन जंक्शन, ओके। सुपर कंडक्टर, इंसुलेटर, सुपर कंडक्टर, ये वाला है। सुपर करंट विद जीरो रेसिस्टेंस, मतलब जो भी करंट जो पास होता है बिना रेसिस्ट हुए, कोई भी अगर पार्टिकल बीच में आ रहा है, बैरियर आ रहा है, उसको भी क्रॉस कर देता है, ये होता है सुपर करंट। ड्यू टू क्वांटम फेज डिफरेंस, फॉर्मूला ये है इसका फॉर्मूला, मैक्सिमम क्रिटिकल करंट, ओके। फेज डिफरेंस बिटवीन क्वांटम वेव्स टू सुपर कंडक्टर, द करंट डिपेंड्स ऑन हाउ क्वांटम वेव्स, वो जो मैंने इलेक्ट्रॉन्स बताया था, ये वाला बॉल का, ये बॉल है, ठीक है। ये सोच लीजिए इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स पास नहीं हो पा रहा है यहाँ से डायरेक्ट, तो ये डायरेक्ट क्या करेगा, ये ऊपर नॉर्मल फिजिक्स अप्लाई करेगा। लेकिन जब क्वांटम लेवल की बात आएगी तो ये वेव्स में बदल जाएगा, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक वेव्स, फिर यहाँ पे टनलिंग बना के पास होगा, ठीक है। तो इसी का डिस्कवर है कि waves of two superconductor, this means the current depends on how quantum waves on both the side aligns, rhythm phase, example like two dancers, if they move perfectly in sync, no phase differences, they seem one। दो डांसर्स सेम डांस कर रहे हैं, फेस का एक्सप्रेशन भी चेंज नहीं हो रहा है, मतलब वो सेम टू, मतलब वो लगेंगे एक ही है, ये बता रहा है ये। इफ वन लैग्स, that phase difference produce rhythmic beat which in Josephson junction become electric current, okay। Spectroscopic proof, quantum energy level to confirm further, they show microwave on the circuit, जो इलेक्ट्रिक सर्किट रहता है उसे माइक्रोवेव करके दिखाया उन्होंने। The circuit absorb energy only at a specific frequencies showing discrete energy level,
दिस प्रूव दैट द फेस वेरिएबल ऑफ द सर्किट बिहेव क्वांटम पार्टिकल विथ क्वांटिसाइज एनर्जी स्टेट जस्ट लाइक एटम। बर्थ ऑफ सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट। अब देखिए, अब जो सुपर अपना क्वांटम कंप्यूटर्स बनेगा इस थियरी पे बनेगा, ठीक है। सुपर कंडक्टर क्यूबिट्स, द डिस्कवरी डायरेक्टली लेड्स टू सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट्स, द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ क्वांटम कंप्यूटर्स। क्वांटम कंप्यूटर्स अभी भी है, अभी भी यूज में है, लेकिन बहुत हाईली, इतना महंगा है कि एक देश बिक जाए, बांग्लादेश जैसा एक देश बिक जाए, समझे। तो किसके पास है? गूगल के पास है और IBM के पास है, मे भी हो सकता है माइक्रोसॉफ्ट के पास भी हो, ठीक है। तो हाउ ईच क्यूबिट्स जोसेफसन सर्किट बिहेविंग एज अ क्वांटम टू लेवल सिस्टम, इट कैन एग्जिस्ट सुपरपोजिशन, ये क्वांटम एंटेंगलमेंट, आपको पता है ना, सुपरपोजिशन, क्वांटम एंटेंगलमेंट, ये सब वाला सिस्टम। पार्ट 1 पार्ट 0 पार्ट 1 ये ऐसे स्टडी करते हैं। अलाउ पैरेलल कंप्यूटेशन एक्सप्लोरिंग मेनी आउटकम साइमल्टेनियसली, एक ही साथ। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि आप एक कॉइन को उछालो, ठीक है, अब उसके घूमने के मूवमेंट से ही क्वांटम कंप्यूटर्स बता देगा कि हेड आएगा या टेल आएगा, पहले ही बता देगा। हम क्या जज करते हैं, मतलब ऐसे ये अनुमान लगाते हैं, ठीक है, क्या आएगा, हेड आएगा, टेल आएगा, हेड भी आ सकता है, टेल आ सकता है, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर बोल देगा हवा में टेल आएगा, और वो डेफिनेटली टेल ही आएगा, समझे। आउटकम साइमल्टेनियस, दिस सर्किट लार्ज इनफ टू कंडक्ट विथ कंट्रोल विथ इलेक्ट्रॉनिक्स येट स्मॉल इनफ टू मेंटेन क्वांटम कोहेरेंस। क्वांटम टनलिंग सुपर कंडक्टर कब हुआ था? 1962 में ब्रायन जोसेफसन ने, फाउंडेशन ऑफ जोसेफसन जंक्शन, ये यहाँ पे हुआ था। माइक्रोस्कोपिक क्वांटम थियरी, एंथनी लैगेट, थियोरेटिकल फ्रेमवर्क कब हुआ था? 1970, और ये 2025 का नोबेल प्राइज है, 2025 का नोबेल प्राइज है। क्लार्क, डेवोड, मार्टिन्स, ब्रिज बिटवीन क्वांटम वर्ल्ड एंड क्लासिकल इलेक्ट्रॉन्स, ये है, ओके। क्वांटम टनलिंग, अब जो कुछ टर्म्स है जो अभी नोबेल प्राइज मिला है, इसमें टर्म्स है, ये टर्म्स के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वांटम टनलिंग का टर्म्स पूछा है। पार्टिकल पासेस थ्रू एनर्जी बैरियर, क्लासिकली शूडंट, मतलब एक बॉल दीवार के आर पार हो जा रहा है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल, क्वांटम लेवल पे पॉसिबल है, समझे। ये हो गया जोसेफसन जंक्शन, टू सुपर कंडक्टर सेपरेटेड बाय थिन इंसुलेटर, टू सुपर कंप्यूटर सेपरेटेड बाय थिन इंसुलेटर, ये अपना सुपर कंडक्टर है। और सुपर कंडक्टर के ऊपर भी एक ये है कि सुपर कंडक्टर आने वाले समय में कैसे जो ट्रेन है उसको चेंज करने वाला है सुपर कंडक्टर। अभी सुपर कंडक्टर में और भी एक्सपेरिमेंट बाकी है, उसके और क्या क्या आने वाले हैं इंपॉर्टेंस, ठीक है। कूपर पेयर्स, इलेक्ट्रॉन पेयर दैट मूव विदाउट रेजिस्टेंस इन सुपर कंडक्टर, ठीक है। क्वांटम कोहेरेंस, सिस्टम एबिलिटी टू मेंटेन क्वांटम स्टेट। माइक्रोस्कोपिक क्वांटम फेनोमेना, क्वांटम बिहेवियर्स इन लार्ज विजिबल सिस्टम। सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट्स, ये बनाने वाला ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ क्वांटम कंप्यूटर्स। क्वांटम कंप्यूटर्स, सर्किट बिहेविंग क्वांटम बिट फॉर क्वांटम कंप्यूटर्स। समरी इन सिंपल वर्ड, ये आप देख सकते हो क्या है समरी इसका। क्वांटम फिजिकल यूजुअली अप्लाइज टू टाइनी पार्टिकल्स, क्वांटम फिजिक्स टाइनी पार्टिकल्स पे अप्लाई होते हैं मेजरली, बट नोबेल लॉरेट शोड क्वांटम इफेक्ट्स कैन अपीयर इन बिग विजिबल सर्किट, ओके। यूजिंग जोसेफसन जंक्शन दे ऑब्जर्व क्वांटम टनलिंग एंड quantized energy microscopic scale. The discovery helped build superconducting qubits now used in quantum computer. They work beautifully connect the theoretical quantum ideas to real world technology. ये है इसका सार, समरी इन सिंपल वर्ड। आर्मी इंडक्टर सक्षम, आर्मी इंडक्टर सक्षम। अब देखिए किसने बनाया ये बाद में ये देखेंगे। अब देखिए क्या है कि जो अपने इंडियन आर्मी इसने सक्षम को अपने इसमें ले लिया, ठीक है। इसका बेनिफिट क्या है? अगर सामने से ड्रोन अटैक आ रहे हैं, क्योंकि अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर में ड्रोन से भी उनको मारा है, पाकिस्तानियों को ड्रोन से भी मारा है, लेकिन ये हो सकता है कि चाइना का भी हम पे ड्रोन से अटैक करें, चांसेस तो है ना, क्योंकि चाइना हमसे आगे ही है ऑल द इन द सीन्स में, चाइना हमसे आगे ही है अलग अलग फील्ड में, ड्रोन भी उसके पास हमसे कहीं ज़्यादा है, ठीक है। अभी अगर आप देखोगे कि चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान को अलग अलग इक्विपमेंट्स दे रहे हैं, बेच रहे हैं, मतलब फ्री में नहीं दे रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल
एमरम मिसाइल, ठीक है, एमरम मिसाइल किसका है, ये यूएसए का है, ठीक है, ये दे रहा है पाकिस्तान को, ठीक है। अब चाइना ने भी पाकिस्तान को अलग अलग ड्रोन दिए, 50 ड्रोन दिए, ठीक है, मिलिट्री ड्रोन दिए, ठीक है। तो अभी हमें उसको भी काउंटर करने के लिए अलग अलग चीज लाना पड़ेगा। इंडियन आर्मी हैज इनिशिएटेड प्रोक्योरमेंट ऑफ इंडिजिनस, और हमने इसको इंडिजिनसली बनाया है, डेवलप सक्षम काउंटर अनमैन्ड एरियल व्हीकल, एरियल सिस्टम जो कि ड्रोन्स हो गया उनको काउंटर करने के लिए। ग्रिड सिस्टम डेवलप कोलैबोरेशन विद द भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, गाजियाबाद में बनाया है इसको। हार्ड किल एसेट मैनेजमेंट मॉड्यूलर हाई एंड, यहाँ पे उसके सिस्टम्स के बारे में बताया। तो यहाँ पे कुछ मैंने ये दिया है, व्हाट इज सक्षम इन शॉर्ट। सक्षम स्टैंड फॉर सिचुएशनल अवेयरनेस फॉर काइनेटिक सॉफ्ट एंड हार्ड किल एसेट, ठीक है। ड्रोन्स अगर कि ये पहचानने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए, मतलब जो हमारा सक्षम पोर्टल है, ये ड्रोन जब अटैक ये घुस भी जाएगा हमारे रेडार में आ जाएगा, जो हमारा रहता है इंफ्रारेड के रेडार में भी अगर आ जाएगा, ठीक है, तो हमें ऑलरेडी पता चल जाए कि ड्रोन आया हुआ है, ठीक है। ये बताएगा कि काइनेटिक सॉफ्ट हार्ड किल एसेट मैनेजमेंट, इट इज एन इंडिजिनियसली कमांड कंट्रोल C2 ग्रिड डिजाइन टू डिटेक्ट करेगा कि क्या मतलब ड्रोन आया हुआ है, डिटेक्ट करेगा, ट्रैक करेगा कहाँ पे है वो ड्रोन, छुपा हुआ है क्या, ये करेगा। आइडेंटिफाई कि क्या वो मिलिट्री ड्रोन है या फिर ऐसे ही नॉर्मल ड्रोन है, क्या उसमें कोई मिसाइल्स वगैरह इक्विप्ड है, ठीक है, या फिर गैसियस वगैरह इक्विप्ड है, ये रहेगा। क्या वो कामिकाजे ड्रोन है, कामिकाजे ड्रोन पता रहता है ना कि ये ड्रोन है, ये डायरेक्ट सुसाइडर का, मतलब ये यहाँ पे कोई खड़ा है उसको मारने के लिए बॉम्ब नहीं फेंकेगा, वो खुद जाके उससे टकरा जाएगा। इसको बोलते हैं कामिकाजे ड्रोन्स, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, कामिकाजे ड्रोन, कामिकाजे ड्रोन्स इसको बोलते हैं, ठीक है, ओके, कामिकाजे ड्रोन। आइडेंटिफाई न्यूट्रलाइज हॉस्टाइल ड्रोन्स unmanned aerial system in the real time, it reported to be modular GIS based, ठीक है, ग्लोबल सिस्टम जो कि अपना ई मैपिंग के लिए रहता है, GIS बेस्ड, AI एनेबल्ड ऑटोमेटेड डिसीजन, मतलब AI भी है इसमें, मतलब खुद से भी सोच सकता है कि कब आया, कौन सा ड्रोन आया, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ इसके टेक्निकल फीचर्स हैं। टेक्निकल फीचर में अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। ये टेक्निकल फीचर्स है। ऑपरेशनल बेनिफिट, फिक्स क्रिटिकल कैपेबिलिटी गैप फॉर लो एल्टीट्यूड एयर स्पेस कंट्रोल, प्रोटेक्शन ऑफ बेसेस, लॉजिस्टिक, किस में काम आएंगे ये, जो ये है फोर्स मल्टीप्लिकेशन, ग्रिड C2 लेट सिंगल ऑपरेटर व्यू फ्यूज ट्रैक, ये सब इंडिजिनियस बिल्ड विद BEL रिड्यूस डिपेंड्स। तो किसने बिल्ड किया है ये नॉर्मली नहीं पूछता है, ओके। व्हाट इज सक्षम, इंडिजिनियसली कंट्रोल अनमैन्ड एरियल सिस्टम, कमांड कंट्रोल ग्रिड, ठीक है, इन दोनों ने मिलकर बनाया। प्राइमरी फंक्शन डिटेक्ट करेगा, ट्रैक करेगा, आइडेंटिफाई करेगा, डिसाइड करेगा कि ये कौन सा ड्रोन है, इसको मारना है कि नहीं मारना है, क्या ये खतरनाक है, ठीक है। न्यूट्रलाइज सॉफ्ट एंड हार्ड किल, ऑपरेशन डोमेन, टैक्टिकल बैटलफील्ड स्पेस, स्ट्रेटेजिक रिलेशन, रैपिड रिस्पॉन्स टू रिसेंट UAS थ्रेट, अनमैन्ड एरियल सिस्टम थ्रेट, स्ट्रेंथन फोर्स प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट इंडिजिनियस डिफेंस कैपेबिलिटी एंड डेवलपमेंट, ओके। नेक्स्ट, जुडिशियल ऑफिसर्स विद 7 years एक्सपीरियंस इन द बार बिकम डिस्ट्रिक्ट जज। जुडिशियल ऑफिसर, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, ये सब को देखिए, जो जुडिशियल ऑफिसर्स रहते हैं ना, जुडिशियल ऑफिसर मतलब जो प्यूसिन जज रहते हैं, जो प्यूसिन जज, जो मीडिएटर रहते हैं। आपने पता रहा कि एक मीडिएशन एक्ट आया था 2023 में, क्या आया था, मीडिएशन एक्ट 2023 में आया था। उसके बाद आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1962 है शायद से, ओके, 1962। नेक्स्ट, लोक अदालत एक्ट, मतलब ठीक है, ये लोक अदालत, जो कि लोक अदालत किसके अंदर है, लीगल सर्विस अथॉरिटी 1987 के तहत है। लीगल सर्विस अथॉरिटी। अब इन तीनों में जो अगर जज रहते हैं वगैरह या फिर एडवोकेट रहते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, जुडिशियल ऑफिसर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है उन्हें, जुडिशियल ऑफिसर्स बोला जाता है, ठीक है।
अब सिस्टम क्या था, मतलब ये न्यूज़ में क्या है, जुडिशियल ऑफिसर विथ 7 ईयर एक्सपीरियंस इन द बार मतलब वही है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर अगर आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसिलिएशन, लोक अदालत में काम कर रहे हैं तो उनको भी 7 ईयर के एक्सपीरियंस के बेस पे उनको डिस्ट्रिक्ट जज बनाया जा सकता है। ये अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। कब? चीफ जस्टिस B.R. गवाई ऑन थर्सडे हैड जुडिशियल ऑफिसर 7 ईयर एक्सपीरियंस इन द बार बिफोर रिक्रूटमेंट सबऑर्डिनेट जुडिशल। मतलब ये देखें अभी इतने केसेस हो गए हैं, मैंने आपको पहले बताया इंडिया में जुडिशियल सिस्टम में करोड़ों के केसेस पेंडिंग हैं, ठीक है। अब उनको जल्दी टैकल करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपके ऊपर अभी कंप्लेन हुआ, ठीक है, उसके बाद आपको ट्रायल के लिए जेल में बंद किया जाएगा, लेकिन आपकी सुनवाई होगी 10 साल बाद। मतलब 10 साल बाद अगर आपने बेल नहीं लिया आप जेल में ही सड़ते रहोगे। 70% ऑफ इंडिया में जो प्रिजनर्स हैं 70% या 65% 65% जो प्रिजनर्स हैं ये अंडर ट्रायल्स हैं, मतलब इनके ऊपर अभी तक एक कन्विक्ट है या नॉन कन्विक्टेड है ये पता ही नहीं है, उन्होंने क्राइम किया है या नहीं किया ये पता ही नहीं है, समझे। तो इसीलिए तो उसी के लिए सारे केसेस को जल्दी निपटाने के लिए, अच्छे तरह से निपटाने के लिए ये वाला सिस्टम लिया गया है। अब इसको देखते थोड़ा सा। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच 5 जज बेंच, सुप्रीम कोर्ट लेड बाय चीफ जस्टिस B.R. गवाई थे। जुडिशियल ऑफिसर हु हैड 7 years प्रैक्टिस एज एडवोकेट बिफोर ज्वाइनिंग द जुडिशरी आर एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट डिस्ट्रिक्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। ये है मुद्दा, ठीक है। अर्लियर आर्टिकल 233 ऑफ क्लॉज 2, आर्टिकल 233 क्लॉज 2 बोलता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटेड अ पर्सन नॉट ऑलरेडी इन द सर्विस ऑफ द यूनियन और द स्टेट shall only be eligible to be appointed as a district judge if he has been not less than 7 years advocate or a pleader। ओके, ये है टोटल मुद्दा। तो ओल्ड प्रैक्टिसिंग ओनली प्रैक्टिसिंग एडवोकेट विथ एटलीस्ट 7 years ऑफ एक्सपीरियंस वेयर एलिजिबल फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एट डिस्ट्रिक्ट जज। पहले क्या होता था कि प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, अगर कोई एडवोकेट है प्रैक्टिसिंग है, ठीक है, 7 साल का एक्सपीरियंस है, वेर एलिजिबल फॉर डायरेक्ट, मतलब वो लोग, अगर आप एक लॉयर हैं, एडवोकेट है, ठीक है, आपने 7 साल प्रैक्टिस किया है तो आपने फॉर्म भरा, जो भी है, जो भी क्राइटेरिया फुलफिल किया, आपको डिस्ट्रिक्ट जज बना दिया जा सकता है, ठीक है, फर्स्ट। सेकेंड, इन सर्विस जुडिशियल ऑफिसर दोज ऑलरेडी वर्किंग एज सिविल जज मजिस्ट्रेट वेर नॉट एलिजिबल इवन इफ दे हैड प्रीवियसली प्रैक्टिस लॉयर फॉर 7 years। ये ओल्ड प्रैक्टिस है। दिस क्रिएटेड गैप, ये जो है इसने गैप बना दिया कि कौन रिक्रूट होगा, कौन डिस्ट्रिक्ट जज बनेगा, डिस्ट्रिक्ट जज नहीं बनेगा। अभी अपने इंडिया में जज जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, कोर्ट्स का हालत बहुत ख़राब है, ठीक है, अपने इंडिया में। टैलेंटेड जुडिशियल ऑफिसर्स वेर एंटर्ड सर्विस अर्ली कुड नॉट एडवांस, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्विकली रिड्यूसिंग मोटिवेशन एंड एफिशिएंसी इन लोअर कोर्ट। Okay, what are Supreme Court है? A person does not cease to be a lawyer merely because they have joined the judicial service, ठीक है। A person does not cease to be a lawyer merely because they have, वो लॉयर फिर भी रहेंगे, अगर वो फिर भी कंसिलिएटर, आर्बिट्रेशन में अगर काम कर रहे हैं तो फिर भी लॉयर रहेंगे। Therefore, previously legal practice, judicial experience together can be counted। अगर उनका 7 साल का एक्सपीरियंस है तब उन्हें काउंटर किया जा सकता है। क्योंकि देखिए ऐसा जज बनने के लिए, डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए आपको 7 साल एडवोकेट की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन जो लोग आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, लोक अदालत ये सब में रहते हैं वो लोग ऐसा एडवोकेट तो प्रैक्टिस नहीं कर रहे ना, तो इसलिए उनका एक्सपीरियंस काउंट नहीं किया जा रहा था, अब काउंट किया जाएगा, समझे। टुगेदर फॉर अपॉइंटमेंट एज अ डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, ये दिया हुआ है कैटेगरी। एडवोकेट्स, जैसा मैंने बोला, प्रैक्टिसिंग लॉयर 7 साल 35 साल मिनिमम डिस्ट्रिक्ट जज बन गया। नया वाला जुडिशियल ऑफिसर कंबाइंड 7 ईयर प्रैक्टिस, ये नया वाला सिस्टम मिनिमम 30, ये भी डिस्ट्रिक्ट जज बन गया। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे दिए हुए कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स, लीगल बेसिस। आर्टिकल 233 क्लॉज 1, अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज इज मेड बाय द गवर्नर इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। गवर्नर अपॉइंट करता है।
आर्टिकल 233 क्लॉज 2 जो कि हमने पीछे पढ़ा, लेज डाउन एलिजिबिलिटी इंटरप्रेटेड इन दिस जजमेंट, जो मैंने बताया 7 साल का, यहीं पे है आर्टिकल 233 क्लॉज 2। 234 deals with the recruitment of other judges below district judge in the state judicial service। डिस्ट्रिक्ट जज के नीचे जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स रहते हैं, सिविल कोर्ट्स हो गए और भी नीचे जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, जूनियर कोर्ट और जो सीनियर कोर्ट, फिर आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो उनके लिए आर्टिकल 234 में है। आर्टिकल 235 गिव्स द हाई कोर्ट कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट, आर्टिकल 235। नेक्स्ट, अब यहाँ पे दिया है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में किसी को भी प्रमोट करना है या फिर एलिजिबिलिटी के लिए अपॉइंट करना है, कैसे अपॉइंटमेंट होगा, कौन अपॉइंट करेगा, ये बताया कहाँ पे, सबऑर्डिनेट कोर्ट में, ये ए है। इसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का भी देखेंगे। अंडर कंट्रोल ऑफ स्टेट हाई कोर्ट, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र बॉम्बे हाई कोर्ट, ठीक है, वहाँ का, ठीक है, उसके अंडर कंट्रोल रहेगा सबऑर्डिनेट जुडिशरी, ठीक है। स्टेट मतलब बॉम्बे हाई कोर्ट के नीचे रहेगा, जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स वहाँ पे हैं वो। अपॉइंटिंग अथॉरिटी, मेथड रिक्रूटमेंट, एलिजिबिलिटी, तो सिविल जज जो रहेगा, किस सबसे नीचे क्या है, डिस्ट्रिक्ट जज, मतलब ऊपर का पोस्ट, ये छोटा पोस्ट है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कौन अपॉइंट करता है, स्टेट पब्लिक सर्विसेशन, जो अपना यूपीएससी है, स्टेट का अलग रहता है ना, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन थ्रू एग्जाम्स, ओके। प्रमोशन फ्रॉम जूनियर डिवीजन, ये प्रमोट करता है, ठीक है, ये अपॉइंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, प्रमोशन। लॉ ग्रेजुएट्स एलएलबी, एक्सपीरियंस, सर्विस रिकॉर्ड, मतलब ये सीनियर डिवीजन में आने के लिए आपको जूनियर पहले होना पड़ेगा, ये दुनिया का नियम है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट गवर्नर करता है, किसको, जो डिस्ट्रिक्ट जज रहता है उनको कौन करता है, गवर्नर। प्रमोशन फ्रॉम सीनियर डिवीजन, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, 7 years प्रैक्टिस एज पर द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग, कंबाइंड 7 years। इसी के लिए अभी हुआ है चेंजेस। नेक्स्ट, ये हाई कोर्ट के लिए है। हाई कोर्ट में जो रहते हैं, जज रहते हैं, उसको प्रेसिडेंट करते हैं, प्रेसिडेंट। हाई कोर्ट जज, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ओके। रिकमेंडेड बाय कलीजियम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 2 सीनियर मोस्ट जज, ओके। और ये कंसल्ट करेंगे हाई कोर्ट से, वहाँ के चीफ मिनिस्टर से कंसल्ट करेंगे कि क्या हम इस बंदे को यहाँ पे हाई कोर्ट में जज बना दें, तो बोलेगा ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि वो बोलेंगे नहीं तो नहीं, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की मान्यता चलेगी, प्रेसिडेंट के माने वो बोलेंगे हाँ सर आप बना दीजिए, ठीक है। गवर्नर, चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट, हाँ, नॉट सीएम, चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट, ठीक है। इनसे पूछा जाएगा क्या मैं इसको यहाँ के हाई कोर्ट पे ये जज बना दूँ, तो इनसे, गवर्नर से और चीफ जस्टिस से पूछा जाएगा। अब इनको अपॉइंट करना है तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, अपॉइंटेड आफ्टर कंसल्टेशन विद द सीजीआई। प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बोलेगा कि बॉम्बे हाई कोर्ट में इस बंदे को मुझे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बनाना है, सीजीआई बोलेगा ठीक है आप माई बाप हो, कर दो, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे भी प्रेसिडेंट कॉलेजियम, लेकिन यहाँ पे सीनियर मोस्ट 4 रहेंगे, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट, लेकिन ट्रेडिशनली माना जा रहा है जो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट है उसी को बनाया जाता है ये। और अभी कौन है सीनियर मोस्ट जज, BR गवाई, ठीक है। नेक्स्ट, रेट्रोस्पेक्टिव एज लिमिट अंडर सरोगेसी लॉ वायलेट्स रिप्रोडक्शन ऑटोनॉमी। अब यहाँ देखिए रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का जो लॉ है उसके हिसाब से बोला जाता है, सॉरी नॉट सुप्रीम कोर्ट, जो स्टैट्यूटरी लॉ है उसके हिसाब से बोला जाए, जो सरोगेसी क्या होता है, 2 पार्टनर्स हैं मेल फीमेल, इनको ये बेबीज नहीं हो रहे हैं, ठीक है, किसी कारण से, इनफर्टिलिटी कारण से, तो ये किसी और को जाता है। आपको सरोगेसी का मतलब पता है, आई नो दैट, ठीक है, सरोगेसी का मतलब आपको पता ही है। तो वो आपने कौन सा मूवी, गुड न्यूज़, हाँ गुड न्यूज़ मूवी आपने देखा होगा, उसमें बताया गया है, ठीक है। तो वो लोग किसी से कंसल्ट करेंगे, या आपने कृति सेनन का मूवी कौन सा है,
मिमी शायद से, हाँ वो मूवी आपने देखा हो, तो उसमें सरोगेसी के बारे में बताया है, ठीक है, कि सरोगेसी कैसे काम करता है अपने इंडिया में, कमर्शियल सरोगेसी और अल्ट्रिस्टिक सरोगेसी क्या है, ठीक है। तो सरोगेसी में बताया, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि दो कपल्स, उनको मतलब कोर्ट ने मना किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर एम्ब्रायो, मतलब मैं यहाँ से बता देता हूँ, ठीक है, ताकि ज़्यादा ईजी पड़ेगा आपको। 3 couples approached the Supreme Court after being denied permission to surrogacy. Their embryos were created and frozen before January 25, 2020, the date when the surrogacy, ये वाला क्राइसिस हुआ, ये प्रॉब्लम हुआ, ठीक है। रेगुलेशन एक्ट 2021 came into force. However, when they sought to use those embryos later, they were disqualified under the new law, ठीक है, एज रेस्ट्रिक्शन। तो फिर वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए, ठीक है। फिर उसने बोला, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द एज लिमिट अंडर सरोगेसी कैनॉट अप्लाइड रेट्रोस्पेक्टिवली, मतलब पहले से, मतलब ये जो कपल से इन्होंने जो लॉ आया था, ठीक है, सरोगेसी का एक्ट 2021 में, जो डेट है, कौन सा डेट, जनवरी 25, 2022 में ये वाला एक्ट ये यूज़ में आ गया, ठीक है। तो इससे पहले जो कपल्स उन्होंने एम्ब्रायोस को फ्रोज करके रखा था, ठीक है, ताकि इसको बाद में यूज़ किया जा सके। लेकिन ये वाले लॉ के बाद जो एज रेस्ट्रिक्शंस होता है कि इस एज वाले ग्रुप है उनको सरोगेसी नहीं करने दिया जा सकता। लेकिन ये क्या था, ये एक्ट आने से पहले ये वाला लॉ नहीं था, लेकिन एक्ट आने के बाद ये वाला लॉ है। लेकिन जो एम्ब्रायो था ये एक्ट आने से पहले फ्रोज कर चुके थे, तो वही सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि ये रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं होगा, मतलब वो कर सकते हैं, ठीक है। क्रिएटेड फ्रोजन देयर एम्ब्रायोस बिफोर एक्ट केम इनटू इफेक्ट। तो अब यहाँ पे सरोगेसी एक्ट के बारे में बताया सिंप्लीफाइड तरीके से। इंटेंडिंग कपल्स सीकिंग सरोगेसी, मैरिड इंडियन कपल्स, वुमेन 30 से 50 के बीच में, मैन 26 से 55 के बीच में। सरोगेट मदर क्या, मैरिड वुमेन होनी चाहिए। अनमैरिड वुमेन नहीं चलेगी सरोगेसी में, ठीक है, अनमैरिड वुमेन नहीं चलेगी। मस्ट हैव वन बायोलॉजिकल चाइल्ड ऑफ हर ओन, मतलब उनका खुद का एक बच्चा होना ही चाहिए, ओके। टाइप ऑफ सरोगेसी अलाउड, मतलब पैसे के लिए नहीं कि आप मुझे 10 लाख रुपए दो, जैसे मिमी मूवी में किया गया था, ठीक है, कृति सेनन। तो इसमें ऐसा नहीं कि पैसे लेके आप अपना ओम जो भी गर्भ है वो दे दो, मतलब रेंट पे दे दो, ओके। तो ये नहीं कर सकते, मतलब कमर्शियल नहीं कर सकते। फिर एल्ट्रुइस्टिक कि हाँ आप तकलीफ में हैं, मैं आपकी सहायता कर सकती हूँ, ठीक है, ऐसा करके कृति सेनन ने किया था। ओनली प्रूवन मेडिकल रीज़न, अगर मेडिकली प्रूव है कि हाँ ये दोनों कपल नहीं कर सकते, कंसीव नहीं कर सकते, तो ही ये अलाउड है। वरना ऐसा नहीं कि ये मतलब का जो पार्टनर बोल रहे नहीं यार मेरा फिगर ख़राब हो जाएगा, वैसा तो वो अलाउड नहीं है, ठीक है, कि फिगर के ऊपर फिगर की चिंता है, मॉडलिंग करनी है मुझे तो मैं ये नहीं कर सकती, ठीक है। अथॉरिटीज, नेशनल स्टेट सरोगेसी बोर्ड रेगुलेट मॉनिटर ग्रांट अप्रूवल्स। Implication of the judgment, हाँ, confirms that new law cannot retrospectively invalidate lawful medical procedure already undertaken, मतलब वो प्रोसीजर ऑलरेडी अंडरटेकन था, एम्ब्रायो जो फ्रोज करके रखा था एक्ट के लागू होने से पहले करके रखा था, ठीक है। रिप्रोडक्टिव राइट्स, स्ट्रेंथन आइडिया दैट रिप्रोड्यूस ऑटोनॉमी प्रोटेक्टेड फंडामेंटल राइट्स। एथिकल डायमेंशन देख सकते हो, मेडिकल फील्ड यही है। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, अभी आप अपने इंडिया में बहुत सारे हैं, ठीक है। पॉलिसी इम्पैक्ट, गवर्नमेंट में नीड टू इंश्योर क्लैरिफाई गाइडलाइंस ऑल सिमिलर पेंडिंग केसेस। कॉन्स्टिट्यूशन लीगल रिलेवेंस, यूपीएससी के लिए क्या क्या, आर्टिकल 14 की इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये सब है। आर्टिकल 20 राइट टू लाइफ इंक्लूड राइट टू रिप्रोडक्शन, ऑटोनॉमी, प्राइवेसी। ये बोला था ना कि एक लॉ आया था इंडिया में अबॉर्शन के लिए, और यूएस में भी बोलते हैं माई बॉडी माई रूल, बोलते हैं ना कि नहीं मुझे अगर नहीं कि तो मुझे अबॉर्शन कराने दो, तो अबॉर्शन से भी आप इसको लिंक कर सकते हो। राइट टू लाइफ, राइट टू रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी, प्राइवेसी, डिग्निटी, हेल्थ। पुट्टा स्वामी यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें प्राइवेसी को कि मेरी मर्जी मैं अबॉर्शन कराऊँ या ना कराऊँ, क्योंकि अबॉर्शन के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे जो कपल्स वगैरह में, मतलब जो लिव इन रिलेशनशिप में वगैरह होता है, तो बाद में ये चैलेंजेस आते हैं। राइट टू पर्सनल एक्सप्रेशन इनडायरेक्टली लिंक टू डिसीजन पेरेंटहुड एंड फैमिली प्लान, आर्टिकल 300A
Protection, lawful property, embryos already stored may be considered a biological property, limited sense. ओके और ये कुछ इंपॉर्टेंट केसेस है, ठीक है। आप देख सकते पुट्टास्वामी, एनसीटी ऑफ दिल्ली, एबॉर्शन के लिए, एबॉर्शन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था इंडिया में और यूएस में भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था एबॉर्शन। नेक्स्ट, इंडिया लॉन्च रेड लिस्ट सर्वे टू एक्सेस एक्सटिंक्शन रिस्क टू प्लांट्स एंड एनिमल्स। अभी अपने इंडिया में जैसे हम IUCN को देखते हैं ना कि कोई भी जानवर है उसको पहले देखते हैं कि ये IUCN में क्या है, मतलब क्या है, रेड लिस्ट में है, कौन सी लिस्ट में है, क्या वो खतरे में है प्रजाति, ये देखते हैं ना। IUCN रेड लिस्ट देखते हैं। तो सेम टू सेम IUCN जैसा अपना इंडिया में भी लॉ आने वाला है जिसमें 11,000 एनिमल्स और जो भी है एनिमल्स, प्लांट्स, इंसेक्ट, उनको देखा जाएगा कि क्या उनका IUCN स्टेटस है, मतलब इंडिया में वो रेड लिस्ट की कैटेगरी में किस में आएंगे, ठीक है, वो किस कैटेगरी में आएंगे। तो उनको पूरा 11,000 स्पीशीज़ को स्टडी किया जाएगा, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। 2030 तक इनको पूरा स्टडी करना है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज डेफिनेटली उनके द्वारा लॉन्च किया जाएगा। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एस्टिमेटेड कॉस्ट 95 करोड़, फंडेड फुल्ली पब्लिक फंड। नेशनल रेड लिस्ट असेसमेंट ऑफ इंडिया फ्लोरा एंड फौना इज इंडिया फर्स्ट सिस्टमैटिक साइंस बेस्ड नेशनल असेसमेंट एक्सटिंक्शन, क्योंकि बहुत से एनिमल एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए स्टडी किया जा रहा है। तो यही बताया गया द गोल ऑफ द प्रोजेक्ट टू पब्लिश नेशनल रेड डेटा बुक और फ्लोरा एंड फौना बाय 2030। यहाँ पे हम बताएं कि हमारे इंडिया में कौन सा एनिमल एक्सटिंक्शन के कगार पे है, ठीक है, ये बताएंगे। नेक्स्ट, अभी उसका बैकग्राउंड है। अनाउंस एट IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस अबू धाबी, अभी रिसेंटली अनाउंस हुआ है। किसने किया? कृति वर्धन सिंह, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर एनवायरनमेंट, इन्होंने किया है। ओके, बैकग्राउंड एंड नीड, इंडिया करंटली मेंटेन लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज, और इंडिया ऑलरेडी ये कर रहा है, मतलब शेड्यूल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 ऑलरेडी इनको प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है, लेकिन सिर्फ प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन बता नहीं रहा है कि क्या क्रिटिकल है क्या नहीं है। तो इसके अंदर शेड्यूल 1 to 4, और मैंने शेड्यूल 1 to 4 आपको बता दिए। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 इसमें भी है। वेरियस प्रोजेक्ट स्पेसिफाइड डेटाबेस जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये सब प्रोजेक्ट है ना, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, आर नॉट स्टैंडर्डाइज विद ग्लोबल IUCN मेथड, आर नॉट स्टैंडर्डाइज विद IUCN मेथड में ये स्टैंडर्डाइज नहीं थे। IUCN बोलता था आप तो स्पेसिफिक एनिमल को ले रहे हो, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एनिमल, स्पेसिफिक एनिमल हो गया, हम तो सारा लेते हैं ना, सब कुछ लेते हैं हम तो इसी में ऑफन आउटडेटेड, आप आउटडेटेड रखते हो। प्रोजेक्ट टाइगर में आप अपडेट नहीं करते, क्योंकि देखिए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ठीक है, जो प्रोजेक्ट टाइगर के तहत है, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आता है। इसको नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी हर 4 साल में 4 ईयर्स में इसका सर्वे करता है, ठीक है, तो ये 4 साल होता है ना, और IUCN मतलब रेगुलरली इसको अपडेट करता रहता है IUCN, ठीक है, ये हो गया। डू नॉट कवर ऑल स्पीशीज, और इसमें क्या है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट में सारे स्पीशीज कवर्ड नहीं है, ठीक है। थस कॉम्प्रिहेंसिव स्टैंडर्डाइज्ड नेशनल रेड लिस्ट वाज नीडेड टू रिफ्लेक्ट ट्रू कंजर्वेटिव स्टेटस, प्रायोरिटाइज प्रोटेक्शन, अलाइन इंडिया विद द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी कमिटमेंट, इसीलिए हम लेके आ रहे हैं, ठीक है। अब ये पूरा IUCN का ये है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है क्या क्या आता है। नॉट इवैल्यूएटेड, डेटा इनएफिशिएंसी, लीस्ट कंसर्न, नियर थ्रेटेंड, वल्नरेबल, फिर उसके बाद आता है एंडेंजर्ड, क्रिटिकल एंडेंजर्ड, उसके बाद एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, एक्सटिंक्ट, ठीक है, ये इसके कैटेगरीज आते हैं। और क्रिटिकल एंडेंजर में आप देखो तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ठीक है, क्रिटिकल एंडेंजर में एशियन चीता है, एशियन चीता। एंडेंजर्ड में आपको टाइगर मिल जाएंगे, लायन मिल जाएंगे, ओके। तो नेक्स्ट, इम्प्लीमेंटेशन डिटेल सब्जेक्ट, क्रिएट यूनिफाइड डेटाबेस, स्पीशीज कंजर्वेशन, आइडेंटिफाई की थ्रेट, हैबिटेट लॉस प्रोविजन, पोचिंग, इन्वेजिव स्पीशीज, क्लाइमेट चेंज, सपोर्ट नेशनल कंजर्वेशन पॉलिसीज एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। नेशनल रेड लिस्ट डेटा बुक बाय 2030 इंडिया में आ जाएगा, ओके।
ये है लीगल लीड एजेंसी। कौन कौन से काम करेंगे, तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसमें काम करेंगे, ठीक है। ये यूपीएससी या स्टेट एग्जाम में पूछा जा सकता है। कोलैबोरेशन किसके साथ कर रहे हैं, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशन, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, एनजीओ, यूनिवर्सिटी, इनके साथ कर रहे हैं। ग्लोबल पार्टनर्स कौन कौन है, IUCN, स्टैंडर्ड सेटिंग ये है, मतलब IUCN पार्टनर में मतलब हेल्प भी कर रहा है IUCN। अब ये है उसका कुछ ग्लोबल कमिटमेंट लिंक्स टू द इनिशिएटिव, क्या है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इंडिया सिग्नेटरी, commits identify monitor components of biodiversity important for its conservation, Kunming Montreal Protocol, global plan to halt reverse biodiversity loss by 2003, ये चाइना में हुआ था, ठीक है, कुनमिंग चाइना में है, मॉन्ट्रियल कनाडा में है। तो ये वाला जो है ना, ये फर्स्ट सेशन ये ऑनलाइन हुआ था, ठीक है, ऑनलाइन सेशन हुआ था। टारगेट 4 प्रिवेंट एक्सटिंक्शन ऑफ अननोन थ्रेटेंड स्पीशीज, रिड्यूस एक्सटिंक्शन बाय 50%। टारगेट 19 इम्प्रूव बायोडाइवर्सिटी अननोन थ्रू डेटा मॉनिटरिंग एंड रिसर्च, इंडिया रेड लिस्ट अलाइंस डायरेक्टली विद बोथ। इंडिया का जो रेड लिस्ट आने वाला है ये दोनों से अलाइन करता है, ओके। अब ये वाला आर्टिकल है कि प्राइस मिला है लिटरेचर के लिए, ठीक है। अब आगे मतलब जो इनका बुक है, इनको जिस चीज़ के लिए लिटरेचर का मिला हुआ है उसको मैं बता दूंगा और उस बुक का समरी भी दे दूंगा, ओके। तो नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, ओके, नोबेल प्राइज लिटरेचर ये हंगरी से बिलोंग करते, तो नेशनलिटी हंगेरियन, नाम क्या है, लाज़लो क्रास्ज़नाहोरकाई, ग्यूला, साउथ ईस्टर्न हंगरी, प्राइज अराउंड, अवार्डेड नोबेल प्राइज लिटरेचर फॉर हिज कंपेलिंग एंड विजनरी ओवियर दैट इन द मिडस्ट ऑफ apocalyptic terror reaffirms the power of art. Judges praise the artistic gaze free from illusion, seeing through the fragility social order while upholding faith in the art, ठीक है। तो इस बुक का समरी भी दे दूंगा, ठीक है। तो नोबेल पीस प्राइज अभी नेक्स्ट जो आने वाला है नोबेल पीस प्राइज आएगा शायद से, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का इंडियन एक्सप्रेस द हिंदू एनालिसिस यहीं पे ख़त्म करते हैं, ओके। इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस मैं अगले वीडियो में भेज दूंगा।